नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लुइस एल हे के बारे में। लुइस एल हे जो कि विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल गुरु थी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशन समूह हे हाउस की संस्थापक थी। 8 अक्टूबर 1926 को जन्मी लुइस की हील योर बॉडी, द पावर इज विद इन यू, इनर विजडम, ऐसी करीब 20 से अधिक किताबें प्रकाशित हुई हैं और इन किताबों का करीबन 25 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इन्होंने सन 1985 में हे फाउंडेशन नामक सामाजिक संस्था की स्थापना भी की थी। लुइस एल हे के जीवन को कहानी कहें, जीवन गाथा कहें, केस स्टडी कहें या एक पूरा की पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम कहें, जो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में बार बार टूटना, टूटकर बिखरना, बिखर कर फिर सिमटना, फिर जुड़ना, फिर उभरना और इतना शक्तिशाली हो जाना कि कुछ ऐसा अच्छा काम इस दुनिया के लिए कर जाना जीवन से जाने के पहले, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक इंसानों की जिंदगी में रोशनी बिखेरते रहे। आइए जानते हैं लुइस एल हे की जिंदगी के बारे में और जिंदगी की इतनी सारी मुसीबतों के साथ कैसे वो एक मजबूत इंसान बनी और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज हम उन्हें याद करते हैं और हमारी तरह के कई सारे इंसान उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंधेरों में रोशनी को बिखेर लेते हैं। लुइस जब 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी तो उन्होंने अपने माता पिता का तलाक होते देखा। इसके बाद उनकी माँ को एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा और इसीलिए उन्होंने लुइस को किसी और के पास भेज दिया। लुइस लिखती हैं कि वो 3 सप्ताह तक बिना रुके रोती रहीं। जो लोग उनकी देखभाल कर रहे थे वो स्थिति को संभाल नहीं पाए और उन्होंने माँ के पास उन्हें वापस भेज दिया। और क्योंकि एक छोटी बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल था, उनकी माँ ने सिर्फ इसलिए कि उन दोनों को एक घर मिल जाए, एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो अच्छा व्यक्ति तो नहीं था और वो उनकी माँ से प्रेम भी नहीं करता था। वो व्यक्ति यूरोप में जर्मनी के एक परिवार में काफ़ी क्रूरताओं के साथ बड़ा हुआ था और उसे परिवार चलाने का कोई दूसरा तरीका आता ही नहीं था। जब उनकी बहन उनकी माँ के गर्भ में आ गई, उसके बाद से उन्हें वहाँ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक हिंसक घर में बंद व मजबूर वो लोग कई सालों तक समय निकालते रहे। ये वो समय था जब लुइस 5 साल की थी। इसी समय एक पड़ोसी ने उनके साथ बलात्कार किया। लुइस ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर की जांच उनके दिमाग में कई सालों तक ताजा रही और अदालत की कार्रवाई भी, जिसमें वो मुख्य गवाह थी। हालांकि उस व्यक्ति को 15 वर्षों की जेल हुई, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा बार बार लुइस को कहा गया था कि ये तुम्हारी गलती थी। इसीलिए वो कई सालों तक डरती रही कि जब भी वो जेल से छूटेगा तो मेरे पास आएगा और मुझसे अपने जेल जाने का बदला लेगा। लुइस का अधिकांश बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार को झेलते हुए बीता। इसके साथ ही उन्हें उनकी उम्र से बहुत ज़्यादा मेहनत का काम भी करना पड़ता था। उनके अंदर ये विश्वास कहीं घर कर गया कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है या वो कुछ भी सही डिजर्व ही नहीं करती, और इसी दृष्टिकोण को उन्होंने बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करना भी शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि वो बड़े ही खराब तरीके के कपड़े पहनती हैं, बाल भी अजीब तरीके से उनके कटे हुए होते थे।
वो ऊंचे काले जूते पहनती थी और उन्हें लगता था कि उनमें से लहसुन की गंध आती थी जो पेट के कीड़े मारने के लिए रोज उन्हें खिलाया जाता था। उन्होंने कभी केक नहीं खाया था, वो उसे खरीद भी नहीं सकती थी। एक बूढ़ी पड़ोसी महिला उन्हें हर सप्ताह 10 सेंट देती थी और जन्मदिन व क्रिसमस पर $1 देती थी। वो 10 सेंट परिवार के बजट में चले जाते थे और डॉलर से डाइम स्टोर से साल भर के लिए उनके लिए अंदर पहनने के कपड़े खरीद लिए जाते थे। एक बार जब वो चौथी कक्षा में थी, उनके साथ बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। उस दिन स्कूल में पार्टी थी और वहाँ इतने सारे केक थे कि जब वे काटे जा रहे थे तो कुछ बच्चों को, जो लगभग हर दिन केक खा सकते थे, 2 या 3 टुकड़े मिल रहे थे। लेकिन जब तक टीचर लुइस के पास आई, वो सारे केक समाप्त हो चुके थे, एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। लुइस लिखती हैं कि जब मैं समझदार हुई तो मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मेरे अंदर पहले से ये तय धारणा अपने बारे में थी कि मैं बेकार हूं, कुछ भी पाने के योग्य नहीं हूं। इसीलिए मैं हमेशा लाइन में आखिरी पंक्ति में खड़ी रहती थी और चीजें मुझे नहीं मिलती थी। जब लुइस 15 साल की थी तो यौन शोषण को सहन नहीं कर पाई और घर से भाग गई। एक डायनर में उन्होंने वेट्रेस की नौकरी कर ली। प्रेम और स्नेह से वंचित होने और स्वाभिमान के रसातल में होने की वजह से उन्होंने अपनी इच्छा से हर उस व्यक्ति को अपना शरीर सौंप दिया जिसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, और इसी की बदौलत उनके 16वें जन्मदिन के कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। उन्हें पता था कि इसे पालना असंभव होगा। उन्हें उसके लिए एक अच्छा प्रेम भरा घर मिल गया, एक दंपत्ति जिन्हें कोई बच्चा नहीं था और उन्हें एक बच्चे की चाह थी। तो लुइस अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अंतिम 4 महीने उनके साथ रही और अस्पताल जाकर फिर उन्होंने उनके नाम पर ही उस बच्चे को जन्म दिया। लुइस लिखती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मैंने कभी मातृत्व की खुशियों का अनुभव नहीं किया, बस अपराध बोध और शर्मिंदगी की भावना महसूस की। उनके लिए वो एक लज्जाजनक समय था जिससे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना था। लुइस को उस बच्चे के पैरों की बड़ी बड़ी उंगलियां याद थीं। वो कहती हैं कि वो उंगलियां मेरी उंगलियों की तरह ही असाधारण थी। लुइस लिखती हैं कि यदि मैं कभी उस बच्चे के पैरों की उंगलियां देखती तो उसे पहचान जाती। जब वो बच्ची 5 दिनों की थी तब लुइस ने उसे उन दंपत्ति के पास छोड़ा और वहां से चली गई। वो अपने घर लौट कर आई और अपनी माँ से कहा कि चलो, अब तुम्हें और कुछ सहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। लुइस अपने 10 साल की बहन को अपने पिता के साथ रहने के लिए छोड़कर माँ को अपने साथ लेकर चली आई। अपनी माँ को उन्होंने एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलवाई और उन्हें ऐसे अपार्टमेंट में रखने की व्यवस्था की जहाँ वो स्वतंत्रता से रह सकती थी। उसके बाद लुइस को लगा कि उनके कर्तव्य पूरे हो गए। वो अपनी एक महिला मित्र के साथ 1 महीने के लिए शिकागो चली गई और 30 साल तक वहां से नहीं लौटी। जिंदगी के शुरुआती सालों में जब एक बच्चे के रूप में उन्होंने बहुत सारी हिंसा सही थी और उसी के साथ उनके अंदर महत्वहीन होने की जो भावना विकसित हो गई थी, उसने उनके जीवन में ऐसे पुरुषों को आकृष्ट किया जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अक्सर उन्हें मारा पीटा। वो अपना बचा हुआ जीवन पुरुषों को नीचा दिखाते हुए बिता सकती थी, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उस तरह के लोग उनके जीवन से जाने लगे। पहले वो अपने अवचेतन में ये मानती थी कि वो बुरे व्यवहार के योग्य हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा सकता है, इसीलिए वो उन लोगों के व्यवहार को सही ठहराती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका दृष्टिकोण बदला, उनके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश हुआ, वो ये विश्वास करने लगी
कि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो सकता है और वो भी कुछ अच्छा डिज़र्व करती हैं। कुछ सालों तक शिकागो में छोटा मोटा काम करने के बाद लुइस न्यूयॉर्क चली गई और एक बड़ी फैशन मॉडल बन गई। बड़े बड़े डिज़ाइनरों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं फिर भी इतना मजबूत नहीं हुआ था और मौका मिलते ही वो अपना दोष ढूंढने लगती थी। कई सालों तक वो फैशन उद्योग में रही। एक अच्छे शिक्षित अंग्रेज व्यक्ति से उन्होंने शादी कर ली, दुनिया की सैर की, वो बड़े बड़े लोगों से मिली और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में उन्होंने डिनर तक किया। वो एक प्रसिद्ध मॉडल थी, उनके पास एक बढ़िया पति थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास तब तक कम ही रहा जब तक कि कई सालों बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन पर काम शुरू नहीं किया। 14 सालों की शादी के बाद एक दिन उनके पति ने किसी और से विवाह करने की इच्छा जताई। एकदम उसी समय जब लुइस ये यकीन करना शुरू ही कर रही थी कि अच्छी चीज़ें स्थायी हो सकती हैं, लुइस एक बार फिर टूट गई। लेकिन समय बीतता है और ज़िंदगी भी बीतती है। उन्होंने अपने जीवन को बदलता देख खुद को बदल लिया। लुइस लिखती हैं कि वो एक बार न्यूयॉर्क सिटी में रिलीजियस साइंस के चर्च की एक बैठक में गई थी। हालांकि वो संदेश जो वहाँ उन्होंने सुना वो उनके लिए बहुत नया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे ध्यान से सुना और बल्कि वैसा ही करना भी शुरू किया। लुइस न केवल संडे की सर्विसेज में गई, बल्कि उन्होंने साप्ताहिक कक्षाएं भी लेना शुरू की। इस दौरान सौंदर्य और फैशन की दुनिया में उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही थी और रिलीजियस साइंस का चर्च उनके लिए नया घर बनने लग गया था। उनका अधिकांश जीवन पहले की तरह ही चल रहा था, पर इस नई सीख से, नई जगह से और नए पाठ्यक्रम ने उनका अधिक से अधिक समय लेना शुरू कर दिया। 3 साल बाद वो चर्च की एक लाइसेंसी प्रैक्टिशनर का आवेदन देने के योग्य हो गई। उन्होंने वो परीक्षा पास की और फिर वहीं से उन्होंने एक चर्च काउंसलर के रूप में शुरुआत की। तब उन्होंने अपने लिए कुछ और विशेष करने का फैसला किया। वो फेयरफील्ड लोवा में 6 महीनों के लिए यूनिवर्सिटी चली गई। उनके लिए जगह बिल्कुल नई थी। हर सोमवार वो दूसरे प्रतिभागियों के साथ एक नया विषय शुरू करती थी, उन चीज़ों के बारे में जानती थी जिनके बारे में उन्हें पहले बिल्कुल नहीं पता था। हर शनिवार की सुबह परीक्षा होती थी, रविवार को अवकाश होता था और सोमवार की सुबह वो अपने साथी प्रतिभागियों के साथ फिर एक नए विषय की शुरुआत करती थी। लुइस उस कैंपस की सबसे बड़ी उम्र की स्टूडेंट थी। जिस दिन वो वहाँ से निकली, वो वापस न्यूयॉर्क के अपने जीवन में लौट आई। उन्होंने जल्दी ही प्रशिक्षण कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। वो तमाम सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गई। उन्होंने मीटिंग्स में भाषण देना शुरू किया और फिर जो उन्होंने सीखा था, जो काम वो कर रही थी, उसे एक छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी के रूप में संकलित किया। उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, यात्राएं करना शुरू किया और छोटी छोटी कक्षाएं लेना शुरू किया। इसके बाद एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। अपनी बीमारी के बारे में सुनकर लुइस पूरी तरह से घबरा गई। फिर भी वो दिन भर अपना काम करती रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मानसिक उपचार कारगर होता है और ये कैंसर उन्हें ये साबित करने का मौका दे रहा था कि जो वो दूसरों को सिखाती हैं, क्या वो खुद के ऊपर भी उसका उपयोग कर सकती हैं और कैंसर से निजात पा सकती हैं। यदि वो कैंसर की वृद्धि को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाती और साथ ही कैंसर के लिए जिम्मेदार मानसिक विचार को भी साफ कर देती, तो वो लौट कर नहीं आ सकता था। यदि कैंसर या अन्य कोई बीमारी लौट कर नहीं आती है, तो उसके पूरी तरह ठीक होने का कारण यही होता है कि उससे संबंधित मानसिक विचारों को निकाल दिया गया है।
और यदि ऐसी कोई बीमारी लौट कर आती है तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि रोगी ने किसी तरह का मानसिक परिवर्तन नहीं किया और उसी बीमारी को फिर से उत्पन्न कर लिया। लुइस ने अंत में ये विश्वास किया कि यदि वो कैंसर को उत्पन्न करने वाले मानसिक दृष्टिकोण को ठीक करेंगी तो उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने डॉक्टरों से समय मांगा और डॉक्टरों ने उन्हें 3 महीने दिए। लुइस ने तत्काल अपने उपचार की जिम्मेदारी ले ली। वो कई सारे हेल्थ फूड स्टोर में गई। कैंसर के विषय पर उन्हें जितनी भी किताबें मिली उन्होंने सब खरीद ली। जो किताबें उन्हें बाजार में नहीं मिली वो उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ी। उन्होंने फूड रिफ्लेक्सोलॉजी और कॉलन थेरेपी के बारे में पढ़ा और उन्हें लगा कि ये दोनों उनके लिए लाभदायक होंगे। लुइस ने तय किया कि मुझे अपने आप से और अधिक प्रेम करना होगा, क्योंकि मेरे बचपन में बहुत कम प्रेम था। किसी ने मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने दिया। लगातार उन्हें निशाना बनाया गया और उनकी आलोचना की गई। तो अब उन्होंने अपनी प्रकृति को चेंज किया और खुद से प्रेम करना शुरू किया। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर ये कहना शुरू किया कि लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ देखना चाहती हूँ। एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से उन्होंने तकियों को पीटते हुए पुराने सारे दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला। इसके बाद उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जो उनके माता पिता ने अपने अपने बचपन के बारे में सुनाई थी। उन्होंने उनके जीवन की एक वृहद तस्वीर देखना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने इतने वर्षों में जो जंक फूड खाए थे उनसे अपने शरीर का शुद्धिकरण और विष मुक्त करने में मदद करने के लिए अच्छे पोषण विशेषज्ञ की सेवाएं भी ली। उनका ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन इन सभी व्यापक मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के फलस्वरूप कैंसर के डायग्नोस होने के 6 महीने बाद चिकित्सा शास्त्र को भी उनकी बात से सहमत होना पड़ा। जब डॉक्टरों ने फिर से चेकअप किया तो उनके अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं था। लुइस ने कैंसर को जीत लिया था और उनके शरीर में से कैंसर गायब हो गया था। लुइस लिखती हैं कि मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और एक नए रूप में अपने जीवन को महत्व देना शुरू किया। इसी दौरान लुइस ने न्यूयॉर्क को छोड़ दिया और वापस कैलिफोर्निया चली गई, जहां बहुत सालों पहले उन्होंने जन्म लिया था, जहां वो अपनी माँ और बहन के अलावा किसी को नहीं जानती थी। उन्हें पता चला कि उनकी बहन शहर के बाहरी हिस्से में कहीं दूर रहती हैं। हालांकि लुइस का परिवार कभी खुले या करीबी परिवार के रूप में नहीं रहा, लेकिन फिर भी लुइस को ये जानकर दुख हुआ कि सालों से उनकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने अपनी माँ की सेवा करनी शुरू की और धीरे धीरे उन्हें स्वस्थ करना शुरू किया। उनकी छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी ने उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे। धीरे धीरे कई सारे लोग उनके पास काउंसलिंग के लिए आने लगे। उन्हें कई जगह भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलने लगे। स्थितियाँ सुधरने लगी और कुछ ही सालों में उन्होंने अपना एक घर ले लिया और वो उस घर में रहने चली गई। धीरे धीरे सारी उलझनें सुलझने लगीं और लुइस लिखती हैं कि एक ऐसा समय आया जब उनकी माँ और वो बैठकर एक दूसरे से बात करने का समय निकालने लगे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उनके बीच एक नई समझ विकसित हो गई। उन्होंने साथ में हंसना, रोना, गले लगना और सभी तरह की बातें शेयर करना शुरू किया और इसके साथ ही लुइस ने अपनी ज़िंदगी में वो सुकून, शांति, वो स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया जो उनके जैसे जीवन की मुश्किल स्थितियों में सच में असंभव था। साथियों, लुइस की लिखी किताब यू कैन हील योर लाइफ को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है और जल्दी ही उस किताब को भी एक वीडियो के रूप में आपके सामने रख पाऊंगी, ऐसा विश्वास है। साथियों, लुइस एल हे की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि यदि आप सकारात्मक रहें, खुद से प्यार करें, अपने प्रति
जिम्मेदारियों को निभाएं तो जिंदगी में सब कुछ बदला जा सकता है। आइए सीखते हैं और शुरुआत करते हैं। कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास भी होगी जिसे आप बदलना चाहते हो। कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है या कुछ और भी। आइए शुरू करें और सबसे पहले विचारों को बदलें। ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।